हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर से हर बार क्वेश्चन जरूर आता है किसी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो स्टेट हो, चाहे सीबीएसई, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। इसलिए पूरी सीरीज को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक देखने से, आप बीच बीच में देखने से आपको फिजिक्स नहीं आएगी। इसलिए कंप्लीट सीरीज आप देखते रहिए। पूरी प्लेलिस्ट फर्स्ट यूनिट की मैंने डाल दी है और सेकंड यूनिट की भी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो उसी प्रकार जब पूरी प्लेलिस्ट के साथ आप बने रहेंगे तो आपका काम बनेगा और आपको कंप्लीट टॉपिक समझ आएंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। वहां आपको नोट्स या कोई भी जानकारी देनी हो तो वहां मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला काम हमारा होगा वही करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम कोर कंसेप्ट को कवर करेंगे और उसके बाद अगला जो हमारा काम होगा वो होगा एनसीईआरटी कवर्ड, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बेसिक टू एडवांस। हम इस तरह से चलते हैं कि ताकि एक जो बच्चा है बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल के चलते हैं, जो हिंदी मीडियम का एक बच्चा है वो भी सीख सके और इससे आगे जो है एडवांस तक हम उसको लेके चलते हैं, ताकि प्रत्येक बच्चा उसको जो है अच्छे से सीख सके। इसलिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और आज का पहला टॉपिक होगा और उसका नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसका नाम भाई। तो देखिए, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो आप पहले पढ़ के आए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो पहले वाला लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्या पढ़ के आए थे इससे पहले। हमने पढ़ा था, देखिए, मान लिया जाए आपके पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरह से। बिल्कुल मैंने लास्ट टाइम भी इस बारे में डिस्कशन किया था। बिल्कुल फ्री कंडक्टर आपको दे दिया, अभी तक उसके अंदर से कोई करंट का पास नहीं किया, किसी बाहर इनपुट से उसको नहीं जोड़ा, बैटरी से उसको नहीं जोड़ा है। अभी बिल्कुल आपको एक जो आप दुकान से लेके आते हो, आप शॉप से लेके आते हो, एक ऐसा कंडक्टर का टुकड़ा आपको दे दिया है। जब आप इस कंडक्टर को देखोगे तो आप कंडक्टर की खास बात एक होती है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर की खास बात होती है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए जो आपको घरों में यूज होने वाली है वो कॉपर वायर यूज होती है सबसे ज्यादा, और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देंगे। पर ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब तक बाहर से कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, कोई पोटेंशियल नहीं दिया है या कोई करंट नहीं दिया, जिसको आप देसी भाषा में समझते हो जो करंट नहीं दिया, तब तक क्या होगा, ये सारे पार्टिकल मोशन में तो होंगे पर ये सारे के सारे रैंडम मोशन में होंगे। जैसे गैस की मॉलिक्यूल होते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपने पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर, वैसे ही कोई कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, इसलिए सारे के सारे रैंडम मोशन में होंगे। रैंडम मोशन होने के कारण जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, तब तक बैटरी अप्लाई नहीं की गई है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे के सारे रैंडम मोशन में होंगे। कोई कहीं दौड़ रहा होगा, कोई कहीं दौड़ रहा होगा, जिसके कारण एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आती है वो किसके बराबर आती है? 0 के बराबर आती है। यानी कि कहने का मतलब, अगर हम बात करते हैं बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिफोर एक्सटर्नल बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है तब तक इनकी जो एवरेज, कौन, इनिशियल, यू को क्या लिखते हैं? इनिशियल लिखते हैं। तो इनिशियल एवरेज, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे इनिशियल एवरेज। और साथ साथ मैं ये तरीका भी बता रहा हूं कि किस प्रकार से बोर्ड के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, मैं ये कोशिश करता हूं हमेशा कि आपको समझा चुकूं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड का एग्जाम भी लिखना है और किस हिसाब से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करना है। तो एवरेज वेलोसिटी के निकालने का फार्मूला आप सभी को पता है, दैट इज द u1 प्लस में u2 प्लस में u3। अब आपको पता होना चाहिए कि एक, जब आप बात करते हो किसी कंडक्टर की, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सभी की एवरेज वेलोसिटी टोटल नंबर डिवाइडेड बाय में n। ये सीख के आते हो, एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका सीख के आते हो कि जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर्स को ऐड करके और डिवाइडेड बाय नंबर कर दो। मान लिया जाए मेरे पास 3 नंबर है, एक 10 है, एक 15 है, एक 20 है, तो मैं तीनों को जोड़ूंगा, 10 प्लस 15 प्लस 20, और बटे में क्या कर दूंगा 3, तो तीनों का क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा।
तो इसी प्रकार हमने सभी वेलोसिटी को जोड़ा, डिवाइडेड बाय n कर दिया। अब ये जो नेट एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है, कितनी आती है? 0। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर हैं वो रैंडम मोशन में है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। उनकी रैंडम मोशन के कारण, अलग अलग मोशन के कारण उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 बन के आती है। अब एक बच्चा जो बिल्कुल बेसिक से उठ के आया है, उसको यह नहीं पता कि एवरेज वेलोसिटी रैंडम मोशन के कारण कैसे 0 हो गई। तो मैं इस बात को समझाता हूं, समझिए जरा। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, नीचे मैं आपको करवा देता हूं, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेके बात करता हूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा है, मैंने वादा किया मैं बेसिक से चलूंगा और बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कंप्लीट सीरीज के साथ चलते रहिए। मान लीजिए किसी टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, उसी टाइम पे इसके कोरस्पोंडिंग, क्योंकि एक कंडक्टर की जब बात करते हो, मान ले कॉपर का एक कंडक्टर लिया, उस एक एटम के अंदर कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और कॉपर के कंडक्टर के अंदर हजारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, हजारों एटम होते हैं, करोड़ों एटम होते हैं। जब सारे करोड़ों एटम मिलेंगे तो करोड़ों एटम के करोड़ों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। मान लिया जाए एक कॉपर में आई थिंक 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अगर एक कॉपर में 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, देख लेना, चेक कर लेना, मैं 100% श्योर नहीं हूं, मुझे लगता है 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो एक कॉपर एटम में इतने हैं, पर एक कंडक्टर बनाओगे तो कोई एक एटम से थोड़ी ना बनता है, पूरा कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होते हैं। मान ले 1 करोड़ हो गए, सपोज करके चलो, तो कितने हो गए? 3 करोड़ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। इसी प्रकार लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन, अरबों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं एक कंडक्टर के अंदर। तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ है, वो करोड़ों में से एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा मिल जाएगा जिसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। इसी प्रकार इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो इसके कोरस्पोंडिंग करोड़ों में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा जिसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। तो ये वाली एवरेज इस वाली एवरेज को कैंसिल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। ये वाली एवरेज इस वाली एवरेज को, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। इस प्रकार से है, दो एक दूसरे के उल्टे हैं। तो एक दूसरे के उल्टे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर को कैंसिल आउट कर देता है, और नेट एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। तो इस प्रकार 0 हुआ है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अब ये पूरा कंसेप्ट ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और मोबिलिटी का हम यहां लेंगे भाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बाहर से कोई ना कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दे दिया कुछ इस तरह से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है। इसके कारण ये एंड इस कंडक्टर का पॉजिटिव और ये एंड इस कंडक्टर का कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। जब बैटरी को पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां दिया गया, तो इस पॉजिटिव के कारण ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव के कारण ये नेगेटिव, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब क्या होगा, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो दो केस बनते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसके उल्टी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है तो किस तरफ दौड़ेंगे? उल्टी डायरेक्शन में दौड़ेंगे, उल्टी डायरेक्शन। इस प्रकार एक ही डायरेक्शन में दौड़ने शुरू होंगे। अभी तक सिचुएशन क्या थी? कोई तो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई इस तरफ कोई इस तरफ, ऐसे मूव कर रहे थे। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो सभी की डायरेक्शन एक होगी, और किस तरफ होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इससे उल्टी डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे। अब सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक है तो कोई किसी को कैंसिल आउट नहीं कर सकता। अब नेट एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं हो सकती। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से होगा इस तरफ, और यहां से निकल के इस तरह से जाएंगे, तो एक करंट की फॉर्मेशन भी इस कंडक्टर में होगी। तो इसी प्रकार जब आपको एक टुकड़ा, मान लिया जाए वायर ऐसे मैं दे दूं, कंडक्टर आपको ऐसे दे दूं, तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्यों करंट फ्लो नहीं होता? क्योंकि उसकी नेट एवरेज वेलोसिटी 0 है, पहले जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। जैसे उसके अंदर करंट छोड़ा जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, जैसे कहते हैं ना घरों में 220 वोल्ट आती है, तो वोल्टेज अप्लाई की ना पॉजिटिव से नेगेटिव तक, तो वो वोल्टेज सभी इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में चला जाती है, जिसके कारण उसके अंदर करंट बन के आता है। नेट एवरेज वेलोसिटी अब 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल तौर पर अब बात समझो रैंडम मोशन का। मान लिया जाए स्कूल में बात करो तो 300 बच्चे हैं 11th 12th के अंदर, साइंस सेक्शन और आर्ट सेक्शन और कॉमर्स सेक्शन के। अब प्रिंसिपल सर ने ये ऑर्डर दिया है कि सारे बच्चे ग्राउंड में चलो, तो सारे बच्चे निकल के ग्राउंड में चले गए। अभी वहां पे कोई भी टीचर नहीं है।
अब ग्राउंड में चले गए तो कोई तो उस कॉर्नर में खड़ा मिलेगा, कोई दूसरे कॉर्नर में, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, सारे अपने, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहे, कोई किसी डायरेक्शन में, अपने आप अपनी मस्ती में घूम रहे। तो इसी प्रकार क्या हुआ, सभी की नेट एवरेज वेलोसिटी जीरो। अब 3 डिप्पी स्कूल में थे, तीनों के तीनों 3 डिप्पी आए और स्टिक लेके आए और ग्राउंड के अंदर कूद गए। कोई जो उस कॉर्नर में था, उस कॉर्नर में था, उन्होंने देखा कि डिप्पी सर गुस्से में है, हम लाइन में नहीं खड़े हुए, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, इमीडिएटली कोशिश करेंगे कि लाइन में खड़े हो जाए ताकि पिटाई ना हो। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, एक ही लाइन में खड़े हो जाएंगे, एक तरफ मुंह करके। मान लिया जाए इस तरफ मुंह करके सीधी लाइन बनेगी, एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम किसने किया, डिप्पी सर ने किया। उसी प्रकार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम किसने किया, इस बैटरी ने। जैसे ही ये बैटरी इसके ऊपर डंडा लेके खड़ी होती है तो सभी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक। इसलिए नेट एवरेज वेलोसिटी अब जीरो के बराबर नहीं होगी। पर एक काम जरूर होगा, जब भी किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स आता है Q इंटू ई के बराबर, और साथ साथ उसके फोर्स की वैल्यू एक और भी होती है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इन दोनों को इक्वेट करूं तो दैट इज Q इंटू ई इज इक्वल टू मैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहीं से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो चार्ज कितना हो गया, ई के बराबर, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और बटे में क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जब बातें सारी इलेक्ट्रॉन के लिए चल रही है तो ये चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया भाई, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। इसको एक्सेलरेशन कहेंगे, यानी कि जब आप उस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन लगाएंगे, बाहर से बैटरी देंगे, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो उसके ऊपर कितनी एक्सेलरेशन जनरेट होगी, ई इंटू ई डिवाइडेड बाय में एम ई के बराबर। आप साथ साथ लिखते रहिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आगे देखिए क्या होगा, ये एक्सेलरेशन गेन कर ली। अब आप सभी को पता है इस बात का कि जो वेलोसिटी होती है इज इक्वल टू में यू प्लस में ए इंटू टी, इसके बराबर होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन है, 11th क्लास की इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको बताई भी गई है, करवाई भी गई है, 11th क्लास की इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो जीरो नहीं होनी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। अब मान के चलो जो पहला है, अब हम मान के चलते हैं जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, तो उस पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, उसकी एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, इस प्रकार होगा। उसने टाइम कितना लिया, t1। बट एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम अप्लाई कर रखा हमने, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन तो सेम है। मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां पे मैंने ए को ए क्यों रखा, A1 क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कोई भी हो, सभी का चार्ज सेम होता है, सभी का मास भी सेम है, सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। ठीक है, इस प्रकार अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो V2 किसके बराबर होगा, दैट इज U2 प्लस में A इंटू में T2 के बराबर। अगर मैं ऐसे करते करते मैं nth इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यह बन जाएगा दैट इज UN प्लस में A इंटू TN। ये nth इलेक्ट्रॉन की कहानी है, ये पहले इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया। हमने कहां तक देखे, n इलेक्ट्रॉन तक देखे। अब इस पूरे को इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल देते हैं, देखिए दैट इज V1 प्लस में V2, ऐसे करते करते कहां तक डाल दिया हमने, Vn तक। इसी प्रकार दैट इज U1, ये वैल्यू रही, ये सारी रखेंगे, V1 V2 Vn की सबकी वैल्यू, U1 प्लस में U2, और ऐसे करते करते इसको भी कहां तक ले गए, UN तक, प्लस एक्सेलरेशन, प्लस एक्सेलरेशन, और फिर इसके आगे T1 प्लस T2, और इसको भी कहां तक ले गए, Tn तक, इस प्रकार। दैट इज T1 प्लस T2, और इसको भी हम ले गए दैट इज Tn तक, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को मैं ऐसे करता हूं, यहां n से तो डिवाइड कर देता हूं, इस तरफ भी n से डिवाइड करना पड़ेगा और इस तरफ भी n से डिवाइड, दोनों तरफ से किससे डिवाइड कर दिया, n से।
ये बीच में स्टेप आप लिख सकते हो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए, या ब्रैकेट में बाहर लिख सकते हो डिवाइड बोथ साइड बाय n। ये लिखना है आपको डिवाइड बोथ साइड बाय n जब आप नोट्स बना रहे हो। तो मैं कंप्लीट वो तरीका भी सिखा रहा हूं कैसे आपको जो है अटेम्प्ट करना है बोर्ड का एग्जाम। अब एक बात सोचिए, सभी n पार्टिकल की वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय में nth पार्टिकल, तो ये क्या बन गया v एवरेज, यही तो बन गया v एवरेज इज इक्वल टू un प्लस ये क्या बन गया इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है फाइनल एवरेज वेलोसिटी, ये कौन है इनिशियल एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका पता है ना, सभी नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय में प्लस में एक्सेलरेशन, और ये क्या बन गया टाइम एवरेज बन गया भाई, इस प्रकार से। ठीक है, अब हुआ क्या, इस v एवरेज को लिख दिया vd इज इक्वल टू u एवरेज कितना था, u एवरेज 0 के बराबर था, आपके सामने है, इसलिए 0 प्लस में a, और इस t एवरेज को लिख दिया टो। ठीक है, अब एक बात सोचिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकाली थी, दैट इज e इंटू ई बाई एम ई, उसकी वैल्यू यहां रख दो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई वो किसके बराबर आई, e इंटू ई डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में टो। इसी को हमने क्या कह दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह दिया। ये डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ये किस किस के बीच है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन, आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे करके भी आपसे डिराइव करवा सकता है कि ये किस किस के बीच आपने रिलेशनशिप डिराइव किया है। ये किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशनशिप। अब इस पूरी कहानी को मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। जब तक इस पूरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो नेट एवरेज वेलोसिटी क्या बन के आ रही थी, 0 के बराबर बन के आ रही थी। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेट हो गए, जिसके कारण इतनी एक्सेलरेशन उसने गेन कर ली, और इसी एक्सेलरेशन को हमने यहां पुट किया इस इक्वेशन ऑफ मोशन में। पहला पार्टिकल का un प्लस 81, दूसरे पार्टिकल की v2 u2 प्लस 82, और nth पार्टिकल की un प्लस 80n। सभी की एक्सेलरेशन सेम, क्योंकि सभी का चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। इस पूरी इक्वेशन को v1 की जगह यहां v2 की जगह एक vn की जगह लिखा। इसी प्रकार u1 u2 un की जगह a1 a2 t1 प्लस t2 प्लस tn, और सभी को n से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से। तो हमारे पास v एवरेज u एवरेज a इंटू टी एवरेज। v एवरेज को बोल दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u एवरेज 0 है आपको दिखाया गया है, और t एवरेज को लिख दिया टो। इस टो को यहां पे जो बोलते हैं, ये जो टो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन की। रट्टा नहीं मारना है, हर चीज को लॉजिकली याद करना। अब बात समझो, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इनिशियल नेट एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ रही थी, 0 के बराबर, क्योंकि सारे के सारे रैंडम मोशन में दौड़ रहे थे। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुए, तो इसके कारण एक वेलोसिटी आई, जिस वेलोसिटी का नाम क्या रख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख दिया। तो इसका मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसी वेलोसिटी का नाम क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं फिर से समझा रहा हूं, जैसे इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं फ्री, वो जिस वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ते हैं, उसी वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि वो पहले किसके बराबर थी, 0 के बराबर थी। तो इसलिए अब डेफिनेशन लिखने में हम सक्षम हैं, और डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहां लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, तो इट इज अ वेलोसिटी with which electron get drifted। मैं आपने पहले ही कहा था कि भाई सारी बातें लॉजिकली सिखाएंगे, यहां रेक्टिफिकेशन का कोई काम नहीं है। ड्रिफ्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर when external electric field is applied।
जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ने गेन की है उसी वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या थी, 0। पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, सॉरी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, ई इंटू ई, टो बाय में एम ई। इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पे जो टो है इसका खुद का एक इंप्रेशन है, यहां पे जो टॉर्क है वो खुद का इंप्रेशन है। कैसे है, इस रिलैक्सेशन टाइम को कैसे कहते हैं कि जैसे कि एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जब ये मूव करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड तो करेंगे एक दूसरे से। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर तीसरे से करेगा, फिर चौथे से करेगा, फिर पांचवें से करेगा, ऐसे। तो जो एक कोलिजन के बीच जब हमारा सक्सेसिव कोलिजन होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो यहां से यहां तक जाने के लिए इसने कोई टाइम लिया होगा, ठीक है। यानी कि जब इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराना है, इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहां से यहां तक जाने में कोई टाइम लिया होगा। उसी टाइम का क्या है, नाम है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम, इट इज ए टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब यहां से जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतनी ही उसकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट। देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे बात को समझना पड़ेगा, माइंड में डालना पड़ेगा, वहां पे देख के रिलेशनशिप को मत बता लेना कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा हो जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा। अब सोचिए, मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से टकराना है, यहां से यहां तक जाने के लिए किसी वेलोसिटी के साथ जाएगा, मान लिया वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से टकराने में 10 सेकंड लगती हैं तो इसकी कोई स्पीड होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को अब इस इलेक्ट्रॉन से टकराने में 20 सेकंड लगते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन स्लो नहीं हो गया। जब टाइम ज्यादा लगता है तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो गई, और जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा। इस बात को ध्यान से सोचना, कभी यहां से देख के डायरेक्ट लिख दो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं साथ साथ एमसीक्यू आपके कंसीडर करूंगा। इसलिए तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इस इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लिया है उसी का नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। और इस रिलैक्सेशन टाइम को निकालने के लिए दूसरा मैं लिख सकता हूं, दैट इज मीन फ्री पाथ। 11th क्लास में पढ़ के आए थे कि जब जिग जैग मोशन होती है, जब ऐसे प्रकार का कोलिजन होता है, जब काइनेटिक थ्योरी गैस में पढ़ा था, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। और डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो अब यहां से समझे, अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो कोलाइड करने में टाइम कम लेगा, अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा। और ये बात आप अपने माइंड में भी सोच के देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में कम टाइम लेता है तो मतलब उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है, और ज्यादा टाइम लेता है तो मतलब उसकी स्पीड क्या है, कम है। इसलिए यहां से देख के अनुमान न लगाएं, आइडिया न लगाएं, यहां पे गलती होती है। मैं वो सारी बातें आपसे शेयर करूंगा जहां पे आप गलती करोगे। तो ये पूरा आपको टॉपिक करवा दिया वेलोसिटी ड्रिफ्ट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसके बाद कुछ बातें, अगला पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशनशिप है वो हम ऊपर कर चुके हैं भाई। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच होगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट के बीच, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कर चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप था। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट आई के बीच, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप ड्राइव करने। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसलिए जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे जाते हैं मैं सारे, और कैसे आपको लिखना मैं वो भी तरीका आपको समझा रहा हूं। समझिए, सबसे पहले मान लिया जाए आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, इस बैटरी को पॉजिटिव किया, इस बैटरी को नेगेटिव कर दिया। अब सभी इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, और जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो सारे एक ही तरफ दौड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सभी के ऊपर क्या लगा दी, एक्सटर्नल बैटरी, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। अभी अभी समझा चुका हूं कि जब एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, और वो डायरेक्शन है
माइनस से लेके प्लस तक। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उससे उल्टी डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगा और आपको भी समझ आ जाएगी कि पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ते हैं और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब समझिए, यहां पे हम क्या करेंगे, एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा नंबर डेंसिटी। हालांकि केटीजी में ये बातें आप पढ़ के भी आए हो, नंबर डेंसिटी को केटीजी में पढ़ाया गया होगा या पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़ के आए तो यहां पे देख लीजिए, इसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल एन से, दैट इज नंबर डेंसिटी एन। नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस अब आपको याद रखना, भूलना नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। अब आपको इसको भूलना नहीं है, अब इसको याद रखना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये क्या है, कंडक्टर की लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A के बराबर है, इस प्रकार से। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी निकालेंगे, N निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, दैट इज N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या लिख दिया, कैपिटल N से, यहां पे ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, दैट इज कैपिटल N। ठीक है, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया गुणा में लेंथ। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर एंड L इज द लेंथ। A इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L इसकी लेंथ है, तो हमने यहां पे नंबर डेंसिटी हमने निकाल ली है। देखिए, अगर यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, N इंटू A इंटू L, NaL के बराबर। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर होता है तो उसका चार्ज होगा E के बराबर, और जब उसके पास NaL इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चार्ज कितना होगा, NaL गुणा में E। तो हम यहां पे क्या निकलेंगे, टोटल चार्ज। अगर हम यहां पे बात करें टोटल चार्ज और जिसको क्या बोल दिया, Q के बराबर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज Na इंटू L इंटू E। ये हो गया। ठीक है, यानी कि जब किसी कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता तो उस कंडक्टर का, एक इलेक्ट्रॉन वाले कंडक्टर का जो हमारे पास चार्ज होता E के बराबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही है, और जब हमारे पास NaL नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, NaL गुणा में E के बराबर। तो ये Q की वैल्यू, दैट इज Q इज इक्वल टू में N इंटू A इंटू E इंटू L। ठीक है भाई, अब दोनों साइड से क्या करें, डिवाइड बोथ साइड, या फिर आप इसको दूसरी टर्म में लिख सकते हो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 है ये, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दिए। तो ये क्या बनेगा, दैट इज dq डिवाइडेड बाय में dt इज इक्वल टू में Na इंटू E, क्योंकि नंबर डेंसिटी वहां पे फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स है, क्योंकि उसको चेंज थोड़ी ना कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी फिक्स कर दिया। अब इस कंडक्टर की लेंथ चेंज हो सकती है, इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया, dl डिवाइडेड बाय में dt के बराबर। ठीक है, अब देखिए जरा, dq बाय dt को क्या कहेंगे, करंट इज इक्वल टू n इंटू A इंटू E, और dl बाय dt को क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट कहेंगे, vd वेलोसिटी। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, लेंथ बटे टाइम क्या होती है, वेलोसिटी, जिसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख दिया। चार्ज बटे टाइम क्या होता है, करंट होता है। इसलिए अगर आप यहां पे बात करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज I डिवाइडेड बाय में n इंटू E इंटू A के बराबर। ये रिलेशनशिप भी आ गया, NEA। इसका मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, नंबर डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, यानी कि जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी होगी उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। ये नंबर डेंसिटी है क्या, नंबर डेंसिटी है क्या, जरा ध्यान से समझिए। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अभी तो पढ़ाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब नंबर डेंसिटी जितनी ज्यादा, उतने ही ज्यादा इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, और दौड़ के कहां पहुंचना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ पहुंचना चाहते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन के बीच लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई होने के कारण एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, मान लिया जाए आपका क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे और उसका एग्जिट गेट एक ही है, एक ही गेट है एग्जिट गेट, जिसके अंदर से दो बच्चे आसानी से निकल सकते हैं।
अब कोई बाहर से आया, बोला कि 2 मिनट के बाद बम फटने वाला है, जिससे निकला जाए बाहर निकल जाओ, इसी क्लास में फटेगा। तो 50 के 50 बच्चे क्या करेंगे, सीधा उस दरवाजे की तरफ जाएंगे, और जो लास्ट वाला बच्चा वो ऊपर से कूद के आएगा, कोई कहीं से कूदने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेंगे कि सारे एकदम से दरवाजे से निकल जाएं। तो सभी के बीच क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो 2 मिनट में बच्चे नहीं निकल सकते हैं उस क्लासरूम के अंदर से। अब मैं कह दूं अभी आराम से रिलैक्स होकर निकलिए, कोई संयम से इंसान बैठा हुआ वो कहता है कि 2 या 3 मिनट में बम फटेगा, तो कहेगा तो लाइन में निकलो, 2 लाइन बनाओ, तो उस दरवाजे से 2 लाइन लगातार चला दी तो आसानी से बच्चे निकल जाएंगे, क्योंकि अब कोलिजन नहीं हो रहा, एक दूसरे से टकराव नहीं हो रहा, तो उनकी स्पीड भी ज्यादा हो गई। और जब कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई है, कोलिजन ज्यादा हो गया, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार से अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, अब इसको ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल रहा उन्हीं इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दूं तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कम एरिया मिलेगा चलने के लिए, और कम एरिया मिलेगा तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, और कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। एरिया जो ज्यादा है तो उसको ज्यादा स्पेस के अंदर से जाने में जो उसको टाइम लगेगा, इसलिए वेलोसिटी कम, और एरिया कम हो गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने क्या कहा, नंबर डेंसिटी के इनवर्सली है, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी, एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल गया, मतलब वो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 2 रिलेशनशिप थे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, और इससे पहले मैं करवा चुका हूं आपके सामने कौन सा, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, दैट इज Vd इज इक्वल टू E इंटू ई टो डिवाइडेड बाय में m। ये 2 रिलेशन मैं आपको करवा चुका हूं, दोनों के दोनों रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए भाई अगला, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक करंट। मोबिलिटी की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों की हम बात करेंगे। इसकी बात करने से पहले मैं आपको फिर से एक बात समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझिए। जैसे आपने मोबिलिटी आज तक पढ़ी है, उससे अलग तरीके से मैं आपको मोबिलिटी पढ़ाऊंगा, आप धन्य हो जाओगे। देखिए, जैसे इसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है, ई है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं फ्री, वो सारे एक ही तरफ दौड़ना शुरू हो जाएंगे, इस तरफ। समझा गया? कहने का मतलब यह है, अभी अभी हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप करवाया तो वो क्या दिया, E इंटू ई डिवाइडेड बाय में टो इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशनशिप अभी भी डिराइव करवाया है आपके सामने, देख सकते हो आप, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या समझते हो, ये बात आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यही टॉपिक है आपका। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इसी पे डिपेंड करती है, और रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करती है वो मैं समझा चुका हूं, एक्सेप्शनल केस है, वो ऐसे डिपेंड नहीं करती, वो दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन है उसकी। तो यहां से देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अब इसका काम खत्म, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यानी कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट स्पीड भी बढ़ेगी। कहने का मतलब, अगर मैं यहां इस V वोल्ट की बैटरी जोड़ी कुछ वोल्टेज की, तो इस इलेक्ट्रॉन ने कोई ड्रिफ्ट स्पीड गेन की होगी। अगर मैं बाहर से बैटरी की वोल्टेज को बढ़ा दूं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कौन सी स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और ड्रिफ्ट स्पीड का आइडिया लें तो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। याद रखना, कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के है, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो उतनी ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया है, जब इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को म्यू कहते हैं। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, म्यू। और जो आपको ये म्यू दिखाई दे रहा है, इसी म्यू को ही मोबिलिटी बोला गया है बच्चा पार्टी। इस म्यू का नाम ही क्या है, मोबिलिटी है। इस म्यू को ही हम क्या कहते हैं भाई, मोबिलिटी कहते हैं। इस म्यू को ही मोबिलिटी का नाम देते हैं, इस म्यू का ही मोबिलिटी नाम है। क्या कहा मैंने, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वैसे वैसे उसकी ड्रिफ्ट स्पीड भी बढ़ी, और जैसे जैसे उसकी ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ी
तो इसका मतलब दोनों के बीच एक प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन फिजिक्स में हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, और उसी कांस्टेंट का नाम क्या है भाई? उसी कांस्टेंट का नाम म्यू है, जिसको क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। ये जो मोबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, इसी को हमने क्या बोला? म्यू। और क्वेश्चन पूछा जाता है इसके यूनिट पे पूछा जाए, एक नंबर में, चाहे इस खुद पे आए, इसलिए मैं कंसेप्ट को अंदर से खींच के आपके सामने फेंक रहा हूं। अब देखिए, अगर यहां से हम कर दे वीडी और इसके बटे में कर दे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। तो ये मोबिलिटी हो गई। अब मोबिलिटी की जो आपकी बुकिस डेफिनेशन होती है, जो आपको डेफिनेशन सुनाई जाती है डायरेक्टली, वो क्या होती है? तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, मैं भी आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस का रेशियो होता है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का तो रिलेशनशिप है, यही तो बताया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी से एक यूनिट लिखेंगे इसकी, जो पूछी जाती है। और मैं बताऊं, ये यूनिट जो है नीट के एग्जाम में भी आ चुकी है, किसी कंपिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछी गई है, एमसीक्यू के रूप में, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन के रूप में। कितने वाले? 4 वाले बच्चा पार्टी। अब देखिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर डिवाइडेड बाय में सेकेंड, इस प्रकार से। अब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम। तो एक यूनिट तो बन गई है, दैट इज मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर कूलम। तो मीटर कूलम पर सेकंड न्यूटन, इस प्रकार से। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और भी होती है, याद हो तो आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप एक होता है, दैट इज V डिवाइडेड बाय में D, ये होता है, करवाया गया रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। E इज इक्वल टू dV बाई डी आर। पहली यूनिट पूरी, मैंने कहा था कि सारी यूनिट आप याद करके आओगे तो आपको फायदा रहेगा। ये पोटेंशियल है, इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट और बटे में मीटर। तो दूसरी यूनिट ये भी लिख सकते हो, दूसरी यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या लिखोगे? दैट इज, सॉरी, दूसरी यूनिट मोबिलिटी की क्या लिखोगे? वो क्या हो गई? इसकी यूनिट तो क्या हो गई? मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी होगी वोल्ट पर मीटर, इसको मैं वोल्ट लिख सकता हूं, और ऊपर मीटर। तो क्या हो गया? दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। दूसरी यूनिट ऐसे भी मिल सकती है। तो चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, दोनों तरफ से आप इसको लिख सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि मोबिलिटी की यूनिट कैसे लिखोगे। तो इन दोनों तरीकों में से एक तरीके से आपको एग्जाम में मिल सकते हो, और आई हुई क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल के कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे भाई, म्यू का, जो क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रकार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का LT-1 और इलेक्ट्रिक फील्ड का आप निकालोगे, इस फार्मूले से निकालो, V बाई डी से। V का पता W बाई क्यू से, वहां से निकाल के नीचे मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, क्या आएगा सभी का चेक करते हैं, किस किस को क्या आ रहा है, किसका क्या आ रहा है, क्या डायमेंशन फार्मूला भूल तो नहीं गए? तो एक छोटा सा आपके साथ क्या है, जगलरी है, आप निकाल के बताइए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जी ये फार्मूला आएगा इसके डायमेंशन का। अब आगे देखिए, अभी अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाला था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई थी? दैट इज E इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाय में M, इसके बराबर हो जाएगा। और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां रख दो, यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज E इंटू टॉर्क बटे में M, और बटे में क्या? E, किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के बराबर। कैसे? समझ लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहां रख दी, और बटे में कौन रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया, तो इस E से E क्या हो गया? कैंसिल। तो मोबिलिटी क्या बन गई? दैट इज E इंटू E, सॉरी, E तो कैंसिल ही हो गया, ये तो रहा ही नहीं। तो E इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाय में मास, इस प्रकार से। ठीक है। अगर अब इस बात को समझने का है, जरा ध्यान से समझने का बच्चा पार्टी, बहुत मजेदार तरीके से समझिए, देखिए जरा ध्यान से। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो ये मोबिलिटी किसकी होती? इलेक्ट्रॉन की, और इसलिए क्या लिखते? E इंटू टो डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये मोबिलिटी होल की होती तो हम इसको लिखते E इंटू टो डिवाइडेड बाय में मास ऑफ होल। ठीक है। अब एक बात समझिए जरा, जो होल का मास होता है वो ज्यादा होता है किसके मास से? इलेक्ट्रॉन के मास से।
अगर कोई बच्चा सोच रहे जी होल क्या है, होल क्या है, होल क्या है, इसका बाउंड्री बना दो, कुछ नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को होल बोलते हैं। प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज उसको होल बोला जाता है, एच से लिखा जाता है। पॉजिटिव चार्ज को होल बोल दिया जाता है और उसको एच से लिख देते हैं इस प्रकार। तो पॉजिटिव चार्ज है ये होल और कुछ नहीं। अब आपको पता है मास ऑफ होल ज्यादा, मास ऑफ होल ज्यादा तो उसकी मोबिलिटी भी कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, और होल की मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। याद रखना ये बात, ठीक है। कैसे? अगर आप मैं कहूं कि एक दौड़ लगा दो भाई, एक तो 2 क्विंटल का आदमी दौड़ रहा हो और एक 50 किलो का आदमी दौड़ रहा हो, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? 50 किलो के आदमी की ज्यादा होगी, आपको सी बात है, और 2 क्विंटल का आदमी धीरे चलेगा। उसी प्रकार होल और इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो 50 किलो का, ये 2 क्विंटल का है, ऐसे मान के चलो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये होल 2 क्विंटल का हो गया। अब इसकी मास ज्यादा होगी तो इसकी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब समझते क्या हो, चलना, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, उसके अंदर वही तो क्या है, वही तो मेजर कर रहा है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद कितनी वेलोसिटी आई, उसी को तो मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी एक्चुअल में है क्या, इसको जरा ध्यान से समझे। मोबिलिटी ये बता रही है कि जब आपने किसी भी कंडक्टर के ऊपर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसने कितनी वेलोसिटी गेन की। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती है। वेलोसिटी का मतलब उसकी मोबिलिटी का बढ़ना, और मोबिलिटी का मतलब क्या है, वो कितनी स्पीड से दौड़ता है, ऐसे समझ सकते हो आप एक तरीके से। तो ये मोबिलिटी एक स्पीड ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो इसका फार्मूला ये रहा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, तो वही तो मोबिलिटी है, उसी को तो मोबिलिटी कहा गया है, तो वही है। तो ये आ गया, तो ये क्वेश्चन आ गया, टिंग डिंग 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 डिंग, ये कर दिया भाई, ये आ गया E इंटू टो बाय में मास ऑफ होल, E इंटू टो बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी ज्यादा किसकी कम वो मैंने आपको समझा दिया। अब यही तो बात है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, इसलिए जो करंट सेटअप होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी मोबिलिटी ज्यादा होने के कारण होता है। इसके कुछ और वेरिएशंस हम देखेंगे तो वहां बात करेंगे। पर यहां पे एक मजेदार क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा और क्वेश्चन आया भी हुआ है, बड़ा मजेदार प्रश्न है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसका ऑर्डर 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड का होता है। सॉरी 4 का, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब इस ऑर्डर का है। ये तो बहुत कम वेलोसिटी है 10⁻⁻4। पर होता क्या है कि मान लिया जाए आपका जो सब स्टेशन है जहां से आपके घर में बिजली आती है, वो सब स्टेशन आपसे 4 किलोमीटर दूर है। जैसे इस सब स्टेशन के अंदर से जो है ऑन किया जाता है, स्विच को ऑन किया जाता है, तुरंत तुम्हारे घर में बिजली आ जाती है, आपने देखा होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट आप देख भी सकते हो। अगर आपका जो घर का सबसे अंदर वाला कमरा है उससे अपने गेट तक जाओगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा आपको, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट लगेगा। मान लिया आपका घर बड़ा है, बहुत बड़ा घर है, तो आप ऊपर सीढ़ियों से आए, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सीढ़ियों से आके नीचे आए, नीचे आके लास्ट में गए, तो आपको लगे 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। बट आपने क्या किया, सबसे ऊपर जो सीढ़ियां लगा के ऊपर आपने क्या किया, एक स्विच लगा दिया और आपने अपने घर के गेट पे एक बल्ब लगा दिया, और आपने जैसे ही वहां से स्विच को ऑन किया तो तुरंत गेट पे जो बल्ब है वो जलना शुरू हो गया। ऐसा क्यों है? जैसे ही कोई मनुष्य आता तो उसको टाइम लगता है, पर जैसे ही वहां से स्विच को ऑन किया तो तुरंत वहां पे क्या हो गया, जो है आपकी लाइट पहुंच चुकी है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, वो इस ड्रिफ्ट स्पीड का काम नहीं है। इस बात को ध्यान से सुन ले। जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर मान लिया इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर, और सारे इलेक्ट्रॉन किसमें, रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन का मतलब कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, पोटेंशियल दे दिया। ये जो पोटेंशियल देने के बाद इस कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ सेटअप होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो सेटअप जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप विद स्पीड ऑफ लाइट, विद स्पीड ऑफ लाइट, जिसके कारण टाइम डिले आपको नहीं पहचान पाते या आपको नजर नहीं आता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से लाइट दौड़ती है। इसलिए कुछ ना कुछ फ्रैक्शन का डिले होता, पर वो आपको महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि ये सारा काम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है वो किस स्पीड से हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। 2024 के अंदर जो पेपर हुआ सीबीएसई बोर्ड का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक सेट के अंदर 2 नंबर के अंदर, और बच्चे इसको बहुत सारे गलत करके आए थे, और एनसीईआरटी का एज इट इज सोल्ड क्वेश्चन है भाई।
एनसीईआरटी का सोल्ड क्वेश्चन है एज इट इज, कि जब इतनी कम स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपने स्विच ऑन किया तुरंत फैन चलना शुरू हो गया, तुरंत बल्ब जलना शुरू हो गया। तो हम कहेंगे कि ड्यूरिंग दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड द कंडक्टर, आप लिख सकते हो ड्यूरिंग दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड द कंडक्टर विद स्पीड ऑफ लाइट सो दैट देयर इज नो टाइम डिले और टाइम डिले विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व। होता भी है तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमारी आंखें देख नहीं पाते। टाइम डिले अगर कुछ होता भी है सेटअप होने में तो वो 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा होता है जो हमारी आंखें नहीं पहचान सकती है। इसलिए सारा काम किसके साथ होता है? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होना उस कंडक्टर में स्पीड ऑफ लाइट के साथ है, इसलिए आपको टाइम डिले नहीं मिलता है। समझा? अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला एग्जांपल, आपके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे और ये एग्जांपल्स जो है अब आपसे पूछे जाएंगे और ये एग्जांपल आए हुए एग्जांपल हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए। तो देखिए, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए कॉपर वायर की बात कर रहा है और उस कॉपर वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। मैं यहीं पे लिख देता हूं कितना क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू। कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, मतलब आई कितना दे दिया, 1.5 एम्पियर। एस्यूम ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसने कह दिया कि आपको कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इतना मान के चलिए कि एक कॉपर एटम होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें और हमें सारा काम किसके हिसाब से करना, फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले फ्री इलेक्ट्रॉन और उसकी बात कंडक्टर में बताई थी, यूनिट नंबर फर्स्ट में बताई थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है। उसलिए तो इसने कहा कि एक जो कॉपर का एटम वो 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, ये बात। और अभी अभी हमने सारी बात फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की कंडक्टर के अंदर। एंड द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, ये क्या दे दी, कॉपर की डेंसिटी दे दी। एंड इट्स एटॉमिक मास, ये दे दिया भाई एटॉमिक मास 63.5 U के बराबर। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबोव विद। अब आपको कंपेयर करनी है जो ऊपर ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड होती है, वो जो ऊपर के डेटा से जो ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड हुई उसको कंपेयर करना है किसके साथ, थर्मल स्पीड ऑफ कैरिंग करंट एट 27 डिग्री सेल्सियस। किसके साथ, थर्मल स्पीड के साथ करना है। दूसरा, स्पीड प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कोज द ड्रिफ्ट मोशन, जो ड्रिफ्ट मोशन करती है। अब इस जरा बात को ध्यान से समझिए। इसने क्या कहा, एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर कॉपर से बना हुआ। ध्यान से आंखें खोल के सुनिए, कान खोल के सुनिए, आंखें से देख के सुनिए, गलती से बोल दिया। तो वो कॉपर से बना हुआ है, एक कॉपर एटम 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, उसकी डेंसिटी दे दी, एरिया दे दिया, करंट दे दिया, सब कुछ उसने प्रोवाइड कर दिया। अब कह दिया जो ऊपर आपको डेटा दिया गया उससे आपको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज आई डिवाइडेड बाय माय एन ई ए। अभी अभी रिलेशनशिप करवाया था, दैट इज आई इज इक्वल टू माय एन ई ए वी डी। आपको बताया गया रिलेशनशिप है, यहां से वी डी आ गया, आई बाय माय एन ई ए, इस प्रकार आ गया। तो इससे मिलेगा, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए आपका करंट कितना दे रखा है, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय में एन चाहिए और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और गुणा में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻7। ये रहा, यहां से हमें ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगी, पर कब मिलेगी, जब अब इस n की वैल्यू पता होगी। n कौन है, नंबर डेंसिटी है, जिसकी वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n यहां क्या है, नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, उसी की तो बात कर रहा है। इस प्रकार n मिलेगा। जब तक n नहीं तब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं। अब n निकाल के इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी उसको थर्मल स्पीड कैरिंग करंट एट 27 डिग्री सेल्सियस, और थर्मल स्पीड का फार्मूला Vt किसके बराबर होता है, दैट इज 3kT डिवाइडेड बाय में m। ये बताया गया, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या लेना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है भाई, 3kT बाय में m के बराबर। हां, अगर इसको लिखोगे 3RT बाय में कैपिटल M, तो यहां पे क्या लेना है, मास ऑफ कॉपर एटम 63.5। याद रखना, ये बात बताई गई थी 11th क्लास में। 11th क्लास में बताया जाता है अगर यहां पे K आता है तो एक एटम का मास आता है, और यहां R आता है तो टोटल आता है। ठीक है, क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है, R बाय N। याद रखिए, K की वैल्यू क्या होती है, R डिवाइडेड बाय में NA।
यहाँ पे रखेंगे R बटे Na। Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास me और Na का मिला के करोगे तो m के बराबर हो जाएगा, इसलिए लिखा गया। 11th क्लास की बात है, याद रख लेना इस बात को। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर ऊपर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है तो नीचे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऊपर R आता है तो पूरे एटम का मास जो कॉपर है उसका मास लेना पड़ेगा। इसलिए तो हमें क्या करना, इससे कंपेयर करना। कंपेयर करेंगे तो क्या किया हमने, ये जो थर्मल स्पीड आई है जो 3 kT/me अंडर द रूट, इसका और इसका कंपैरिजन करना है। इसका कंपैरिजन करने के लिए ये तो पता है 3 गुणा में k की वैल्यू कितनी होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है भाई, याद ना हो तो इंटू 10⁻⁻23 याद रख ले। वैसे सीबीएसई बोर्ड में आपको दे दी जाती है सभी वैल्यू, पर याद होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 को केल्विन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 300 बटे में क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और पूरे के ऊपर क्या रहेगा, रूट रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन, थर्मल स्पीड VT। इसको सोल्व कर लीजिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी बच गई है केवल। 11th क्लास में फार्मूला बताया जाता है 3 kT में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। टेम्परेचर 27 है तो केल्विन में बदल दिया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको याद करना है। बट यहाँ पे n चाहिए, n होगा तभी तो कंपेयर कर पाओगे। कंपेरिजन का मतलब क्या होता है, रेशियो निकालना, डिवाइड करना। इस ड्रिफ्ट स्पीड को इस थर्मल स्पीड से डिवाइड कर दो तो कंपेरिजन हो गया, पर n निकालना है। n कैसे निकालोगे, बात को समझिए। अब जरा यहां पे क्या दे रखा है, एवोगैड्रोज नंबर। अब इस बात को समझिए, अगर आपके पास एटॉमिक मास 63.5 ग्राम है तो इसके पास एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं, Na के बराबर। बिल्कुल यूनिटरी मेथड से समझाऊंगा। 63.5 ग्राम का मतलब इसका पूरा मास, एक कॉपर एटम का मास है ये। एक कॉपर एटम का मास मतलब 1 मोल, और एक कॉपर के एटम और 1 मोल के पास नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर। आपको पढ़ाया गया कंसेप्ट है कि एक पार्टिकल जो एक एटम होता है और उस एटम का जितना मास होता है उसको 1 मोल बोला जाएगा, और उस 1 मोल के पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होते हैं। ये आपको बताया जाता है। अगर ये 1 ग्राम होता तो कितना होता, दैट इज Na बटे में 63.5 इतना होता। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देता हूं, आसानी रहेगी आपके लिए। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास 63.5 ग्राम कॉपर का एटॉमिक मास है तो उसके लिए कितने एटम होंगे, Na, यानी कि 63.5 ग्राम मतलब 1 मोल, और 1 मोल के पास कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। तो एक के पास कितना होगा, बटे में 63.5 ग्राम होगा। अब हमें कितना चाहिए, कितने ग्राम, हम यहां पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जो डेंसिटी कितनी दे रखी है, दैट इज 9 गुणा 10 की शक्ति 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 10 की शक्ति 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास हो गया, 1 मीटर क्यूब में कितना हो गया, दैट इज 9 इंटू 10⁻3। इसका मतलब क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतना मास है। समझने का मतलब तो यही है। इस डेंसिटी को जरा ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन आता है। डेंसिटी का मतलब होता है, यहां लिखी हुई टर्म है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर अगर आप उसका वॉल्यूम 1 ले लो, 1 मीटर क्यूब ले लो, तो डेंसिटी किसके बराबर होती है। दूसरा तरीका समझा देता हूं, मास बाय में वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाए तो जो डेंसिटी है वही क्या बन जाती है, मास बन जाती है। इसलिए तो मैंने इसको क्या लिख दिया, डेंसिटी है वही क्या बन गई, मास बन गई। तो इतने मास के पास कितना होगा, दैट इज 9 इंटू 10⁻³ आ गया। अब यहां पे पहले इसको देखो किलोग्राम में बदल रखा है, ये बदल रखा, यहां पे देख लो जरा ध्यान से। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 10⁻26 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10⁻3 और बटे में क्या लिख दो, 63.5। और यही वैल्यू किसकी आ गई, n की वैल्यू आ गई भाई। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, n की। ठीक है, और साथ में इस ग्राम में था, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो -3, क्योंकि हमने डेंसिटी किस में ली है, किलोग्राम में। डेंसिटी किस में ली हमने, किलोग्राम में ली है। डेंसिटी किलोग्राम में लिए तो 63.5 ग्राम था, इसको भी किलोग्राम में बदला, और ये पहले से ही किलोग्राम में दे रखी, देखो 6 इंटू 10⁻26 पर किलोग्राम एटम, पर किलोग्राम। एक एटम के अंदर इतने एटम है, तो एक एटम का मास 63.5 ग्राम, इसके अंदर एवोगैड्रोज एक के अंदर बटे 63.5, और मास कितना होगा, इतना, क्योंकि जो मास है वही डेंसिटी है, तो इतना। इस किलोग्राम को, सॉरी ग्राम को किलोग्राम में बदलो, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अब ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है तो इस n को यहां रखना होगा, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू 1.5 बटे में n की वैल्यू कितनी आई है, n की वैल्यू आई है 6 इंटू 10⁻26, दैट इज 6 इंटू 10⁻26 गुणा में 9 गुणा
10 टू रेस पावर एवोगैड्रो जो ये डेंसिटी थी 3 और गुणा में 1.6 गुणा में 10 टू रेस पावर -19 गुणा में 10 टू रेस पावर -7। इस एक को लिखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर क्या आ जाएगा 63.5 गुणा में 10 टू रेस पावर -3। यहां से क्या निकाल लो, यहां से निकाल लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आ गई। ठीक है, यहां से आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां से कौन आएगी थर्मल वेलोसिटी। कैलकुलेशन करनी है घर जाके कर लेना, आराम से बैठ के करो। कंपैरिजन का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में थर्मल वेलोसिटी, कर दो कंपैरिजन, हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बस आपको मेन बात क्या थी निकालना, ये निकालना एन की वैल्यू निकालना। एन की वैल्यू कैसे निकाली फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। 63.5 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल, और 1 मोल के पास कितने नंबर ऑफ एटम है, एवोगैड्रोज नंबर Na। किसी को नहीं पता तो याद रख ले कि जैसे कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, हीलियम का मास होता है 4, तो उसके 4 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रोज नंबर। हीलियम का जो मास नंबर है वो 4 है, उस 4 ग्राम को 1 मोल बोलते हैं, और इस 1 मोल के अंदर कितने होंगे, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होंगे। और 1 के अंदर कितने बटे 10, और इसकी जो मास है वही डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ले लिया। इस प्रकार अब दूसरा पार्ट है स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्शन विच कोज द ड्रिफ्ट मोशन। और मैंने कहा था अभी समझाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ होता है। मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर सेटअप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, तभी वो किस स्पीड से होता है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ होता है। तो जो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन है वो कौन है, स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि c है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो दूसरा कंपेरिजन vd बटे में c हो जाएगा। vd की वैल्यू निकाल रखी है, बटे में क्या कर दो, c कर दो, दूसरे का उत्तर आ गया। इस प्रकार से तो इसी क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने कंसीडर किया है, जो प्रॉब्लम थी वो सारी आपकी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। इसलिए किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पहले 11th क्लास में ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किए तो थोड़ा बैकअप करके देखते रहे। बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू करके कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। अगला एक करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट कितना दे दिया भाई, 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर की लेंथ के अंदर से फ्लो कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 1 mm का स्क्वायर। इफ वायर कंटेन्स 10 टू रेस पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। देखिए क्या दे दी, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बटे वॉल्यूम, यही तो n है। द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस दिस लेंथ, टाइम टेकन बताना है। तो टाइम टेकन की बात कैसे करोगे, दैट इज टाइम इज इक्वल टू लेंथ बटे में वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी तो समझाया था पहले रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए, ऊपर मीन फ्री पाथ जिसको लेंथ बोल दिया, और बटे में क्या, वेलोसिटी बोल दिया। लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, तो ऊपर क्या लिख दिया, 2 मीटर, बटे में कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब रिलेशनशिप बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी NEA/VD। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो बटे में क्या करना होगा, NEA, और इस तरफ कौन आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब करंट की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर, ये रख रखी। n की वैल्यू ये दे रहा 10⁻19 गुणा में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻−19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 mm, तो 10⁻6 mm है ना, mm स्क्वायर है, तो 1 mm में 10⁻³ मीटर, उसका डबल करोगे तो 10⁻6, -6 ये 19, ये 25, और ये 29, कितना बचेगा, 10⁻⁴। ये कौन आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ठीक है भाई, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां रख लो, टाइम आ जाएगा, दैट इज टाइम इज इक्वल टू में 2 भाग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3, और ऊपर आएगा 1.6 × 10⁻⁴। 16 दूनी 32, 3.2 बटे 3 गुणा में 10⁻⁴ सेकेंड। इतना आपका रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा भाई, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है। सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड निकालो, और ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के बाद आपको टाइम निकालना है। तो आपको पता है लेंथ बटे वेलोसिटी किसके बराबर है, टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो L होगी लेंथ 2 मीटर, और वेलोसिटी हमने निकाल ली यहां से। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और एक डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। धन्यवाद।